हम इसमें एक और टॉपिक आता है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू एफडी सेट। पूछता है ये दोनों एफडी सेट बराबर हैं या फिर कौन किसका सबसेट है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? तो अगर हमारे पास मान लो दो एफडीज हैं, एक है तुम्हारा FD1, इसमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी आपके पास, और एक था FD2। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं। इसमें कुछ एफडीज आपको दी थी, इसमें कुछ एफडीज आपको दी थी। ठीक है, तो हम चेक कैसे करेंगे? तो पहले कॉन्सेप्ट अगर लिखें, हम कैसे चेक करते हैं? इस सेट को इससे कंपेयर करेंगे और इस वाले सेट को इससे कंपेयर करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं? FD2 इज अ सबसेट ऑफ, तो पहला है FD1 इज अ सब सेट ऑफ FD2 होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड होनी चाहिए? अगर इक्विवेलेंट दिखाना है तो ये दोनों होनी चाहिए, अदरवाइज एक को रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दूसरी क्या होनी चाहिए? FD2 इज अ सब सेट ऑफ FD1। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो ये दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अगर इसको हम थोड़ा सा और देखें तो FD1, अच्छा इसको एक चीज़ और बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको? FD1 कवर्स FD2। ठीक है, लेकिन ये ऐसे एज इट इज समझ नहीं आता, थोड़ा सा हम हिंदी में लिख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो हिंदी में हम क्या लिखेंगे इसको? हिंदी में लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है FD2 के लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर लोगे विद द हेल्प ऑफ FD1 फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, और यही सेम लाइन किसके लिए है? इसके लिए है। FD1 इज अ सबसेट ऑफ FD2, या फिर इसको क्या लिख सकते हो? FD2 कवर्स FD1, और हिंदी में अगर लिखोगे तो FD1 के जितने भी तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए उनका क्लोजर लेना है विद द हेल्प ऑफ FD2। ठीक है, फिर इनको हम कंपेयर करते हैं। अगर FD1 इज अ सबसेट ऑफ FD2 भी प्रूव हो गया, FD2 इज अ सबसेट ऑफ FD1 भी प्रूव हो गया, तो हम क्या कहते हैं? बोथ सेटिस्फाइड हो गया, तो FD1 बराबर FD2 है। अदरवाइज मान लो नहीं सेटिस्फाइड हुआ, FD1 FD2 का सबसेट नहीं आया, लेकिन FD2 जो है वो FD1 का सबसेट आ गया, तो हम क्या कहेंगे? FD2 इज अ सबसेट ऑफ FD1, वो वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिलेशन दे रखा है ABCD, और दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई FD1 और FD2। ठीक है, अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि FD1 इज अ सबसेट ऑफ FD2 एंड FD2 इज अ सबसेट ऑफ FD1। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर दिया तो ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैसी हैं? इक्विवेलेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। अगर नहीं किया तो फिर नॉट इक्विवेलेंट का ऑप्शन होगा आपके पास गेट में, या फिर ऑप्शन होगा FD1 इज अ सबसेट ऑफ FD2 या फिर FD2 इज अ सबसेट ऑफ FD1। तो चेक कैसे करते हैं? तो पहला देखो, FD1 इज अ सबसेट ऑफ FD2 है, तो चेक करते हैं। तो इसका मतलब क्या था? अगर हिंदी में, प्योर हिंदी में समझे तो क्या हो जाएगा? FD1 इज अ सबसेट ऑफ FD2 चेक करना है ना, तो FD1 को चेक करेंगे, FD1 के LHS का क्लोजर लेंगे विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से? FD2 की मदद से। ठीक है, FD2 की मदद से लेंगे। फंक्शन अगर आ गया सारा सबसेट तो फंक्शनल डिपेंडेंसी पे चेक कर लेंगे और वो मतलब इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए का देखो, ए का क्लोजर लो, किसकी मदद से लेना है? FD1 इज अ सबसेट ऑफ FD2 हम प्रूव करना चाह रहे हैं, तो FD2 की मदद से लेना है। तो ए का क्लोजर लिया तो ए तो खुद आएगा ही, बी आएगा, बी से सी आएगा, ए से भी सी आ रहा था और ए से डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी को डिफाइन कर पा रहा था और FD2 में भी ए बी को डिफाइन कर पा रहा है। ठीक है, तो पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी तो सही हुई। ठीक है, दूसरी चेक करते हैं, बी का क्लोजर लेंगे विद द हेल्प ऑफ FD2, तो बी क्या आएगा? बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, और कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विद द हेल्प ऑफ FD2 लिया तो बी में कौन बिलोंग कर रहा है? सी भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और FD1 में भी ये है। ठीक है, तो ये भी अभी सही चल रहा है। देन ए बी का क्लोजर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ FD2, तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी में देखो डी बिलोंग कर रहा है F2 में भी और FD1 में भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या निकल कर आया? पहला सेटिस्फाइड हुआ, FD1 इज अ सबसेट ऑफ FD2। ठीक है, यही तो हमने लिखा था। FD1 के पहले वाले में क्या करते हैं? FD1 के LHS का क्लोजर लोगे विद द हेल्प ऑफ FD2। ठीक है, वही किया। और अगर सारे बिलोंग कर जाते हैं, मतलब देखो इसकी मदद से ले रहे थे और ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें बिलोंग कर गई, तो मतलब FD2, अच्छा सबसेट क्या होता है? मतलब एक सेट होता है, उसके एक सेट खुद का भी एक मतलब वो खुद भी एक सबसेट होता है ना, तो अगर सब कुछ बिलोंग कर गया तो वो खुद भी तो एक सबसेट हुआ, तो ये अगर पूरा है तो ये भी उसका एक सबसेट ही तो हुआ, तो ये पहली वाली कंडीशन फॉलो कर गई। ठीक है, अब दूसरा चेक करना है, दूसरा क्या था? FD2 इज अ सबसेट ऑफ FD1, FD2 इज अ सबसेट ऑफ FD1 चेक करना है, तो FD2 के LHS का विद द हेल्प ऑफ क्लोजर किससे लेंगे? FD1 से लेते हैं। तो ए का क्लोजर लोगे तो क्या आएगा? ए का क्लोजर लोगे तो ए से बी आ जाएगा, तो पहली तो दिख रही है आपको, बिलोंग कर रही होगी। बी का क्लोजर लो, बी टेंस टू सी है, बी टेंस टू सी दोनों में है। अब सी क्या डिफाइन कर पा रहा है? ए का क्लोजर लो, इसकी मदद से ए बी आ रहा है और ए के क्लोजर में सी भी आएगा, तो मतलब ये भी बिलोंग कर रही है। ए का क्लोजर लो, ए का क्लोजर लो विद द हेल्प ऑफ इसके, तो डी आना चाहिए। ए का क्लोजर लिया तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और ए बी मिल रहे हैं तो दोनों आ चुके हैं, तो डी भी आएगा, तो मतलब ये भी बिलोंग कर रहा है। मतलब हम क्या कह सकते हैं? FD2 इज अ सबसेट ऑफ FD1 भी है। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई तो क्या हो गया? दोनों कर गई तो मतलब FD1 इज अ इक्विवेलेंट टू FD2। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब हम एक गेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्लैरिटी बढ़ जाएगी।
ये क्वेश्चन आपके सामने गेट में आ रखा है, तो हमें चेक करना था कि f इज इक्विवेलेंट टू g है या नहीं है, या फिर f इज अ सबसेट ऑफ g है या फिर g इज अ सबसेट ऑफ f है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? तो पहले चेक करते हैं f इज अ सबसेट ऑफ g। ठीक है, तो f का क्लोजर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ g। तो निकालो, a का क्लोजर निकालो विद द हेल्प ऑफ g। a क्या आएगा? a आएगा ही, b आएगा और b से c आएगा। a b c आ रहे हैं। ठीक है, a से b बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। ठीक है, f में बिलोंग कर रहा है। देन b का क्लोजर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ g। क्या लोगे? b आएगा और c आएगा। b टेंस टू c। आप यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते थे, जो डायरेक्टली आपको दिख रही है उन पे आप डायरेक्टली टिक मारो। ठीक है, ये दोनों दिखेंगे। तो हमें चेक किस पे करना है? सिर्फ इस पे चेक करना है। और a का क्लोजर लोगे तो विद द हेल्प ऑफ g, तो c आ ही रहा है, तो ये तीनों किस में? g में बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? मतलब ये करेक्ट है, f इज अ सबसेट ऑफ g है। तो अब g को देख लेते हैं, g इज अ सबसेट ऑफ f है। तो g में कौन है? a और b। a का क्लोजर लो, a का क्लोजर लिया तो b डायरेक्टली दिख रही है और b और c है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो मतलब क्या कह सकते हैं हम? g इज इक्विवेलेंट टू f है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप कमेंट करना कि क्या आएगा आंसर। हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, ए बी टेंस टू सी और सी टेंस टू बी। ठीक है, और जी टेंस टू ए बी। ठीक है, तो आपको बताना है एफ इज़ अ सबसेट ऑफ जी है, या जी इज़ अ सबसेट ऑफ एफ है, या एफ और जी इक्विवेलेंट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है? ठीक है, और ये एफ या नॉट इक्विवेलेंट टू जी है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? ठीक है, रिलेशन इसका क्या है? ए है, बी है, सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप कमेंट करना इसका आंसर क्या आएगा इन चारों में से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ठीक है, तो हम अब कीज कॉन्सेप्ट देखते हैं। कीज में जैसे प्राइमरी की हो गई, सुपर कीज हो गई, कैंडिडेट की हो गई, कंपोजिट की क्या होती है, ये हम एसक्यूएल में भी देखेंगे। कीज कैसे बनाते हैं वो हम एसक्यूएल में देखेंगे कोडिंग करते वक्त, क्योंकि कोड भी आते हैं एसक्यूएल के। बट ये हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि हमें नॉर्मलाइजेशन करते वक्त कैंडिडेट की निकालनी होगी। ठीक है, जब हम 1NF 2NF करेंगे तो कीज़ का थोड़ी डिपेंडेंसी आती है। ठीक है, तो कुछ कीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे पहली होती है प्राइमरी की। ठीक है, ये कैसी होती है? हमेशा नॉट नल होती है। ठीक है, और कैसी होती है? यूनिक होती है। और एक टेबल में सिर्फ ये वन ही एग्जिस्ट करेगी, ओनली वन होती है। ठीक है, और ये मैंडेटरी नहीं होती। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉट नल होगी, यूनिक होगी, ओनली वन होगी, नॉट मैंडेटरी होगी। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है ना कि हर बार जरूरी नहीं है कि आपको एक ही एट्रीब्यूट मिले की के लिए, प्राइमरी की के लिए। हो सकता है आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस ऑफ एट्रीब्यूट बनाने पड़े। ठीक है, तो इनको हम क्या कहने लगते हैं? टर्म प्राइमरी की यूज करना छोड़ देते हैं, उसकी जगह हम क्या यूज करने लगते हैं? कंपोजिट की का टर्म यूज करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी क्या होती है? वो भी प्राइमरी की ही होती है। ठीक है, तो क्या लिखने लगते हैं हम इनको? कंपोजिट की। ठीक है, ये होता है प्राइमरी की का। अब दूसरी होती है कैंडिडेट की। ठीक है, क्यों मैंने कहा ये मैंडेटरी नहीं होती? पहले तो उसका रीज़न जानते हैं। आप कोई भी टेबल बनाते हो ना, तो डायरेक्टली आप उसे प्राइमरी की नहीं बनाते। हो सकता है कि आपकी टेबल में 4 ऐसी फील्ड हैं जो यूनिक डेटा रखती हैं। मान लेते हैं किसी बंदे का पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर आपने दोनों ले रखा है, तो पैन कार्ड भी यूनिक होगा, आधार कार्ड भी यूनिक होगा। ठीक है, तो एक टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है, और उन्हीं कैंडिडेट की में से कोई एक ऐसी की होगी जिसको आप प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहती है? ये कहती है कि इतने लोग हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं कि कल को वो प्राइमरी की बन सकते हैं। और प्राइमरी की क्या कहती है? इनमें से ही कोई एक प्राइमरी की बना दो। ठीक है, अब हो सकता है वो कॉम्बिनेशन भी हो तो कंपोजिट की बन जाएगी। ठीक है, तो ये होता है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि कौन सी की आपको मैंडेटरी होती है, क्या प्राइमरी की मैंडेटरी होती है टेबल में? नहीं होती। क्या मैंडेटरी होती है? कैंडिडेट की होना जरूरी होता है किसी भी टेबल में। ठीक है, तो कैंडिडेट में क्या होता है? ये भी कैसे होंगे? नॉट नल टाइप के होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, और ये मैंडेटरी होती है। ठीक है, ये होती है, और ये मल्टीपल हो सकती हैं। ठीक है, ये होती है कैंडिडेट कीज। और अब आती है एक
अच्छा, अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ेगी, कैंडिडेट की ही पड़ेगी। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैंडिडेट की निकालते कैसे, क्योंकि प्राइमरी की तो एक होगी तो हमें उससे तो मतलब ही नहीं है। हम जब भी नॉर्मलाइजेशन और ये सब पढ़ेंगे तो हम जनरल रिलेशन पे पढ़ेंगे, कोई रियल टेबल पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, कैंडिडेट की निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन मिलते हैं कि कैंडिडेट की बताओ इसमें से क्या होगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैंडिडेट की निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन हम देखें अगर, ठीक है, ये आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसमें हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप सबका क्लोजर लो, जिसका भी क्लोजर इन सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर लेता है वो कैंडिडेट की बन सकती हैं, ठीक है। तो निकालो, ए का क्लोजर निकालो। ए का क्लोजर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। चारों हैं, चारों आ गए, तो मतलब ए कैंडिडेट की हो सकती है। बी का निकालते हैं, बी खुद को डिफाइन कर लेगा, बी सी को कर लेगा, सी डी को कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ए आया क्या, नहीं आया, तो बी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। देन सी को चेक करोगे तो सी का क्लोजर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्या और कुछ आएगा, नहीं आएगा, तो सी भी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। डी का निकालोगे तो डी और सी आ जाएंगे, लेकिन क्या ए और बी आएगा, मतलब डी के क्लोजर में क्या आएगा, सी और डी आ जाएंगे, और कोई आएगा, नहीं आएगा, तो डी भी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। तो इसमें कौन सी कैंडिडेट की हो सकती है, सिर्फ एक कैंडिडेट की है, कौन सी, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, आपको ऑप्शन में अगर ऐसे दे दिया ए बी सी ए बी डी, बताओ कौन सी कैंडिडेट की है, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे, अगर कैंडिडेट की पूछेगा तब आप हमेशा देखना ए लगाना। क्यों ए लगाना, ए एक कैंडिडेट की बन चुकी है, ए ने सबको डिफाइन कर दिया। अब ए के साथ तुम कुछ भी जोड़ लो वो तो यूनिक डिफाइंड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, ये सुपर की बन जाती है। ये मिनिमल कैंडिडेट की बन गई, अब इसके साथ कुछ भी ऐड करोगे तो वो सुपर कीज बन गई, ठीक है। मल्टीपल कैंडिडेट की कब हम कहते हैं, जब एक कैंडिडेट की बनने के बाद उसका कोई भी एलिमेंट दूसरे कैंडिडेट की में ना हो, तब हम कहते हैं कि हाँ ये दोनों यूनिक कैंडिडेट की हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आया, एक कैंडिडेट की आई ए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे में भी ऐसे ही क्लोजर निकालो। तो इसमें कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए का क्लोजर निकाला। अच्छा, एक चीज याद रखना, देखो यहां पर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 5। इसमें देखो क्या कहीं पे भी ई प्रेजेंट है, नहीं है। तो एक चीज याद रखना कि अब कोई भी कैंडिडेट की बनेगी उसमें जरूर ये है कि ई जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि ई कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, ई को कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा, लेकिन रिलेशन में ई है, तो ऐसी ही कैंडिडेट की होगी जिसमें ई हो, वरना वो कैंडिडेट की ही नहीं बन पाएगी। तो ए अकेला तो कैंडिडेट की बन ही नहीं सकता, तो इसमें क्या लगाओगे, ई। ए का क्लोजर लेते हैं तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, और ई तो आ ही रहा है, ये है। तो ए कैंडिडेट की हो गई, ठीक है। ए ई का कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की बना है, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलकर कैंडिडेट की बने, ठीक है। अब ए को तुम किससे रिप्लेस कर सकते हो, बी से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। बी ई भी एक कैंडिडेट की बना, लेकिन कुछ देर पहले हमने देखा था यहाँ पे ए कैंडिडेट की बन गया था, उसके बाद बी सी डी कैंडिडेट की नहीं थे, ठीक है। तो ए बन गया था, ए के साथ अगर हम बी को लिख रहे थे तो हम उसको क्या कहने लग रहे थे, सुपर की कहने लग रहे थे। सुपर की क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। तो वो हम वैलिड कैंडिडेट की नहीं मान रहे थे, लेकिन इसमें क्या हुआ, ई यहाँ कहीं प्रेजेंट है नहीं, ई अकेला इन सबको डिराइव कर नहीं पाएगा, ए सबको डिराइव कर लेता लेकिन ई को नहीं कर पाता, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना, ये बना, ठीक है। तब ये पूरा डिराइव हो पाया ना, तो इसीलिए ए को रिप्लेस किया तो बी है, ई तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ए बी को डिफाइन कर पा रहा था, ठीक है। इसी तरह बी को कौन डिफाइन कर पा रहा है, ये सर्कुलर में चल रहा है, तो सी और ई भी एक कैंडिडेट की होंगे और डी और ई भी एक कैंडिडेट होंगे। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज होंगे, 4 नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज होंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। इसको चेक करोगे तो देखो इसमें सारे एट्रीब्यूट प्रेजेंट होंगे, बी सी डी ई और ए, और लेफ्ट हैंड साइड में भी ए बी डी ई है, ठीक है।
राइट हैंड साइड में सी प्रेजेंट है तो सी को हम डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो ए कैंडिडेट की है, चेक करते हैं, ए है, बी है, सी है, और बी और सी, बी मिलकर डी और ई को डिफाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ए तो कैंडिडेट की है, अब बी को चेक करते हैं, क्या बी है, बी डी ई, और डी और ई मिलकर ए को डिफाइन कर ले रहे हैं, तो ए जो है इसको कर ले रहा है सी को, तो ये भी एक कैंडिडेट की है। अब देखो एक लेंथ की कैंडिडेट की मिल गई, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या फिर इन दोनों के प्रेजेंस से तो वो सुपर की बन जाएगी। तो क्या इन दोनों को छोड़ के और कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिससे ये सारे एट्रीब्यूट डिराइव हो जाएं? है, चेक करो, डीई को चेक करो, ठीक है, डीई, तो क्या हो जाएगा, डी ई ए बी और सी। डीई ने भी सबको डिराइव कर लिया, क्या ए और बी इसमें आए? नहीं आए। तो इसमें कितनी कैंडिडेट की हैं, ये क्वेश्चन घुमा सकता है। तो ये कितने क्वेश्चन आए, मतलब कितने कैंडिडेट की आई इसमें? 3 आई, ठीक है। लोग इसका 2 आंसर लगाएंगे, लेकिन आएगा आंसर 3 इसका, ठीक है। एक ये गेट का पुराना क्वेश्चन है, ये तो इजी होगा, ठीक है। देखो ए बी बी सी डी ई, एच प्रेजेंट नहीं है, आपको पहले देखना है कि क्या प्रेजेंट नहीं है। एच कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो गारंटीड है एच तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एच हम लिख लेते हैं। अब देखते हैं ए अगर लगा देते हैं एच के आगे तो क्या बनेगा। ए आ रहा है, एच आ रहा है, ए से कौन डिराइव हो रहा है? बी, और कुछ डिराइव हो रहा है? बी सी मिलकर आगे डिराइव कर पा रहे हैं, तो ये तो की नहीं बन रहे, ठीक है। देन बी और एच, ऐसे आपको सारे कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे। बी और एच भी कर सकते हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ई और एच, ठीक है। तो ई और एच चेक करो, तो ई एच आ जाएगा और ई से सी आ जाएगा, लेकिन बी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डी और एच, डी मुझे दिख रहा है कि डी अगर मैं लूँगा, डी से ए डिराइव हो जा रहा है, ए से बी हो जा रहा है, ठीक है। और ठीक है, अगर मैं इनका लेता हूँ तो डी एच ए बी, लेकिन कौन डिराइव नहीं हो पाया? सी नहीं हो पाया, मतलब 2 लेंथ के तो शायद नहीं बनेंगे इसमें, ठीक है। तो हम अब 3 लेंथ पे चलते हैं चेक करने। तो अगर हम बी सी और एच को ले लें, ठीक है, बी सी क्या, हम ए सी को भी ले लेंगे ना तो भी वो बन जाएगा। ए सी एच ले लें तो ए सी एच आ गया, ए से बी आ गया, और बी सी से कौन आ गया? डी आ गया, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, क्या ई है राइट हैंड साइड में? नहीं है, तो ई को भी एज अ कैंडिडेट की लेना पड़ेगा, क्योंकि ए सी एच क्या कर दिया? नहीं डिराइव कर पाया। तो अब एक लास्ट ऑप्शन बचा हमें पास, ई को लेना पड़ेगा। तो अगर हम ए और राइट हैंड साइड में क्या नहीं है? बी है, डी है, सी है और ए है। बी है, सी है, डी है और ए है, ई और एच नहीं थे, ठीक है। तो ई और एच को एक बार चेक कर लेते हैं, ई और एच, ई और एच चेक कर लिया था, नहीं कर पा रहा था, तो ए ई एच चेक कर लेते हैं। तो ए डिराइव हो गया, ठीक है, और ई से सी आ जाएगा, ई है ही, एच भी है, और ए से बी आ गया, बी और सी से डी आ गया। तो हमारी कैंडिडेट की क्या बनी? ए ई एच बनी, ठीक है। अब ए को कौन डिराइव कर पा रहा था? डी डिराइव कर पा रहा था, तो यहाँ पे डी ई एच, एक की ये भी बन सकती है। और कौन सा बन सकती है? डी को और कोई डिराइव कर पा रहा था? बी सी मिलकर डिराइव कर पा रहे थे, ठीक है। बी सी डिराइव कर पा रहे थे, और कोई डिराइव कर पा रहा था? नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर बी सी ई एच, ठीक है। और कुछ अगर, ठीक है। अब देखो बी सी ई एच अगर हम लेकर चलें तो बी सी, लेकिन ई जो है वो सी को डायरेक्टली डिराइव कर ले रहा है, तो सी लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कितनी कैंडिडेट की बनी? बी ई एच सी, देखो ई से ही मुझे सी मिल जा रहा है, तो डी किसको डिराइव कर रहा था? बी सी को, लेकिन सी किससे मिल जा रहा है? ई से मिल जा रहा है, ई पहले से ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सी लिखने की जरूरत नहीं है, बी ई एच भी एक की बन जाएगी। तो यहाँ पे कितनी की आई? ए ई एच आई, डी ई एच आई और बी ई एच आई, ठीक है। अब ये ऑप्शन पे ऑप्शन देगा आपको
एक को ही उस पर से सेलेक्ट करना होगा, लेकिन मैंने सारी की निकाल के आपको दिखा दी। तो आपको कई बार चेक करना पड़ेगा। पहले तो देखो यहाँ पे इसमें राइट हैंड साइड में कौन सा नहीं प्रेजेंट है वो लिख लो, ठीक है, वो क्योंकि हमेशा ही कैंडिडेट की में आएंगे। देन आप कॉम्बिनेशन बैठाना शुरू करो, ठीक है। तो मैंने पहले क्या नहीं देखा था, मुझे लगा कि ई एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो मेरी गलती थी, ठीक है। ई और एच दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो ये वाले कॉम्बिनेशन बनाने की कोई नीड नहीं थी, ठीक है। हमें डायरेक्टली 3 पे आना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको गेट पे मिलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। अगर ये आता है तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको 2 मिल गई है और उन दोनों के अलावा भी किसी और कंपोनेंट से जुड़ के बन रही है तो वो कैंडिडेट की होगी, भले वो प्राइमरी की कल को ना हो, लेकिन वो कैंडिडेट की जरूर होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम सुपर की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने 2 कीज को डिस्कशन कर लिया, इस पर हमने क्वेश्चंस भी देख लिए। अब तीसरी एक होती है सुपर की, ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है एनी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड विथ कैंडिडेट की, तो वो क्या बन जाती है? सुपर की बन जाती है। और मिनिमल सुपर की क्या होती है? मिनिमल कैंडिडेट की जो होती है वो सुपर की भी होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। फॉर एग्जांपल कोई रिलेशन है ए बी सी, तो ए टेंस टू बी है और ए टेंस टू मान लो सी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या हुई? कैंडिडेट की हुई, और ये मिनिमल सुपर की भी हुई। अब ए के साथ सुपर की और कौन सी हो सकती है? ए तो है ही, ए बी हो सकती है, ए सी हो सकती है, ठीक है, और ए बी सी हो सकती है। तो ये 4 सुपर की बन सकती है, ठीक है। क्या यही लिखा हुआ है? एनी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड विथ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की ये थी, इसके साथ कुछ भी ऐड कर लो, ठीक है, वो क्या बन जाती है? सुपर की बन जाती है। अब हम सुपर की एक बार पूरा डिटेल निकालना सीख लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको एक कॉन्सेप्ट मान के चलो कि अगर आप फंस जाते हो कहीं गेट के पेपर में, वैसे जो मैं रिजल्ट बताऊंगा उससे तो आपका गेट हो जाएगा कि इससे सुपर कीज आप निकाल लोगे, लेकिन अगर मान लो कभी फंस जाते हो तो आपको जनरलाइज मेथड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हमें सबसे पहले अगर सुपर कीज निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ कीज, तो ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि कैंडिडेट की क्या क्या है। तो हम कैंडिडेट की निकालते हैं। ए यहाँ पर ए चेक करो, ए किसको डिफाइन कर पा रहा है? ए को कर ले रहा है, बी को कर ले रहा है, बी सी को कर दे रहा है, सी बी को कर रहा है, बी ए को कर रहा था, और ए डी को भी कर ले रहा है, मतलब सबको कर ले रहा है। तो ये कैंडिडेट की होगी। अब डायरेक्ट चीज़ें देखा करो, अगर ए कैंडिडेट की आ गई और ए बी को डिफाइन कर रहा है, देन बी ए को भी डिफाइन कर रहा है, तो बी भी एक कैंडिडेट की होगी, ठीक है। ये समझ में आया? ए बी को डिफाइन कर रहा था और ए कैंडिडेट की आ चुकी है, और फिर चेक करो क्या बी ए को डिफाइन कर पा रहा है कहीं? हाँ कर पा रहा है। बी ए को भी डिफाइन कर रहा है, तो देखो सर्कुलर नहीं बन गया, ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है। सर्कुलर बन गया तो मतलब बी पूरे ए को डिफाइन कर लेगा, क्योंकि बी ए को कर रहा है और ए सबको डिफाइन कर ले रहा है, तो बी भी क्या हो गया? कैंडिडेट की हो गई। देन बी को कौन डिफाइन कर पा रहा है? सी कर पा रहा है, तो मतलब सी भी कैंडिडेट की हो गई, ठीक है। सिर्फ इतने पे ही हमेशा मत रुक जाना, कॉम्बिनेशन भी चेक कर लेना। अगर यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन दिया होता तो मैं चेक कर लेता, ठीक है। हो सकता है इनके अलावा डी बन जाए, ठीक है, लेकिन क्या डी बन सकती है? चेक कर लेते हैं। डी कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में आया क्या? नहीं आया, तो कभी भी कैंडिडेट की नहीं बन पाएगा। तो हमारे पास 3 कैंडिडेट की आई। अब सुपर कीज कितनी हो सकती हैं? तो ए के साथ कोई भी एट्रीब्यूट जोड़ लो, सुपर की बन जाएगी। बी के साथ कोई भी एट्रीब्यूट जोड़ लो, सुपर की बन जाएगी। सी के साथ कोई भी एट्रीब्यूट जोड़ लो, सुपर की बन जाएगी। तो ए के साथ कौन कौन जुड़ सकता है? ए बी, ठीक है। ए के साथ ए सी ए डी, ए के साथ ए बी सी ए बी डी, और ए सी डी, ठीक है, और ए बी सी डी, इनके भी तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ए के साथ हो गई। बी के साथ देखो, अब बी के साथ ए का कॉम्बिनेशन तो हो गया, आगे हमेशा देखा करो, ठीक है। बी का कॉम्बिनेशन बी सी हो सकता है, बी डी हो सकता है, और बी
सी डी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद सी के साथ सी डी हो सकता है, तो कितने आए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितनी सुपर कीज आई 14 सुपर कीज आई, 14 सुपर कीज है इसमें, ठीक है। एक बार गेट में भी पूछ लेता है सुपर कीज, ये तो 2024 में ही शायद क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ सुपर कीज बताने का, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिटेल्ड सुपर की निकालते हैं, लेकिन हर बार ये करना थोड़ा वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आपको गेट के लिए पढ़ना है। तो हम इसके डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं अब, ठीक है, कि डायरेक्टली हम कैसे डायरेक्ट हम देख कर बता सकते हैं कि क्वेश्चंस को देखा, उसकी कैंडिडेट की निकाली और डायरेक्टली हम सुपर की बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बताते हैं वो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली सुपर कीज कैसे निकालेंगे, तो देखो एक रिलेशन होगा जिसमें हमने अभी देखा था ना ABCD थे, तो हमने क्या किया था उसमें कैंडिडेट कीज निकाली थी। तो मान लेते हैं एक रिलेशन इसमें A1 A2 से AN तक हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, और आपने कैंडिडेट की निकाली, तो मान लो A1 सिर्फ कैंडिडेट की आई, बाकी कोई नहीं आया, तो इसका जो नंबर ऑफ सुपर कीज आएंगी, अगर A1 की आया तो इसके इनके सारे के साथ कॉम्बिनेशन जितने भी बनेंगे सब सुपर की होंगी। तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे 2 की पावर n-1 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। कैसे, A का कॉम्बिनेशन A1 A2 के साथ, A का कॉम्बिनेशन A3 के साथ कितने बनेंगे 2 की पावर n-1, ठीक है। अगर कैंडिडेट की A1 A2 दोनों मिलकर आ रही हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर n-2, जितना आए उसमें से n-2 घटा दो, टोटल में से जितना आ रहा है इसमें उतने को घटा दो, ठीक है। अगर ये क्या है, अच्छा एक चीज याद रखना, A1 A2 साथ में कैंडिडेट की हैं, अलग वाला केस यहाँ पे है, ये साथ में अगर ये दोनों मिलकर पूरी कैंडिडेट की बन रही है तो ये फॉर्मूला लगा। इसी तरह अगर m नंबर ऑफ साथ में मिलकर कैंडिडेट की बन रही है तो 2 की पावर n-m हो जाता है सुपर की, ठीक है। अब अगर A1 अलग कैंडिडेट की, जैसे हमने अभी निकाला था ना 3 कैंडिडेट की आ रही थी, तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट की हो गई। तो अब इसमें एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है यूनियन का, A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे याद रखो, PA प्लस PB माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, यही तो करते थे। तो यहाँ पे भी बस यही करेंगे, A1 का निकालो जितनी भी सुपर कीज हैं, A2 का निकालो जितनी भी सुपर कीज हैं, दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो। तो A1 में अगर A1 मान के मैं सुपर कीज निकालूँ तो कितनी आएंगी 2 की पावर n-1 आएंगी। A2 मान के निकालूंगा तो कितनी आएंगी 2 की पावर n-1 आएंगी। माइनस दोनों को अगर मान के निकालूंगा तो m नंबर ऑफ को मान के निकालो तो कितनी आएंगी 2 की पावर n-2 आएंगी। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो सुपर की होगी, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो 3 वाला फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस P A इंटरसेक्शन C माइनस P B इंटरसेक्शन C प्लस P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वाला फॉर्मूला लगा देना, PA मिल जाएगा 2 की पावर n-1 से, वैसे ही यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। 3 वाला निकल आएगा। अगर 4 वाला आता है तो हमेशा याद रखो ये कैसे कॉम्बिनेशन में चलता है, 1 वाले प्लस में, ठीक है, फिर माइनस लगाओ 2 वाले निगेटिव पे, फिर प्लस लगाओ 3 वाले पॉजिटिव पे, फिर माइनस लगाओ 4 वाले निगेटिव पे। ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनते चले जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे चलता है, ठीक है। तो अब आप कितने भी निकाल लोगे, n नंबर दे देगा, कितने भी नंबर दे दो, तो आप ये फॉर्मूले याद रखो, आप डायरेक्ट सुपर की निकालोगे, ठीक है। 1 2 पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 और E भी तो खुद को डिफाइन करेगा, तो कितने आए ये, तो हमारी कैंडिडेट की क्या आई BE आई। अब इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बैठाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो सुपर की हो जाएगा। और BE को छोड़ के तो कोई कैंडिडेट की बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि कभी B और E आएंगे नहीं साथ में, तो एक ही कैंडिडेट की आएगी। अब नंबर ऑफ सुपर कीज कैसे निकालेंगे, तो ये रिजल्ट्स लिखे हुए आपके सामने। तो ये कौन सा रिजल्ट बन रहा है, ये A1 A2 दोनों मिलकर कैंडिडेट की बना रहे हैं, तो कौन सा रिजल्ट बन रहा है, सेकेंड वन, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आई 2 की पावर n-2, तो कितना बना, n कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 2 4, 8 सुपर कीज होंगे यहाँ पे, नहीं 16 सुपर कीज होंगे, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे रिजल्ट और रह गया, 5th करके यहाँ पे लिख लेना कि अगर
कोई रिलेशन है जिसमें n एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, और इसमें सारी ही कीज़ हैं, ठीक है, ऑल आर कैंडिडेट कीज़, मीन्स A1 भी है, A2 भी है, अलग अलग हैं, ठीक है, AN भी है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सुपर कीज़ बनेंगी? 2 की पावर n -1। ये -1 क्यों किया? क्योंकि फाई कभी सुपर की नहीं हो सकती, तो इसके सारे सबसेट सुपर की हो सकते हैं लेकिन फाई को छोड़ के, तो -1 फाई के लिए किया, ठीक है। तो ये भी एक रिजल्ट है, याद रखना। तो ये इन्हीं 4 रिजल्ट से आपका गेट का क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।